नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट 10 की व्याख्यानमाला में जो पीछे टॉपिक चलता आ रहा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वह पूरा आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और इसकी सीमाएं बताइए। अथवा प्रश्न इस तरह का हो सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी निर्णयों में भूमिका और आलोचनात्मक व्याख्या। किसी भी तरह से दोष, लाभ, गुण, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है और उसका आंसर आपको यही देना है। यानी कि शुरुआत में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, अर्थ लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर अपने विचार लिखने हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है, महत्व पूछा है तो महत्व लिखना है, उपयोग पूछा है तो उपयोग लिखना है आपको, निर्णय में भूमिका लिखनी है अगर निर्णय में भूमिका पूछी जाए, लेकिन आंसर जो है वो आपका तीनों का सेम रहेगा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्रश्नों के आधार पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ज़्यादा अच्छा है कि किसी किताब से तैयारी करें जिससे पूरा चैप्टर पढ़ें, पूरे चैप्टर की सारी बातें पढ़ें, ताकि आप आसानी से हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकें, चाहे छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो। तो फिलहाल आज हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र नटसेल में बता देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, इस अर्थशास्त्र में आप जो है आर्थिक समस्याओं के एक छोटे रूप या छोटे भाग को लेकर के उसका अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप व्यक्ति के रूप में ले सकते हो कि एक व्यक्ति की आय, आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव, जो उसके आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जो आर्थिक बातें हैं, उनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह अपने आप में एक आर्थिक समस्याओं के अध्ययन की तकनीक है और वृहत रूप में हम आर्थिक समस्याओं को दो भागों में बांटते हैं, व्यष्टि में और समष्टि में। व्यष्टि में छोटे लेवल की समस्याओं को लिया जाता है और समष्टि में बड़े लेवल की समस्याओं को लिया जाता है। तो आज हम इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस, दोष कह सकते हो आप, आलोचना भी कह सकते हो इसकी, कि क्या कमियां हैं इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में, उसको समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, किंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें निम्न शीर्षकों की सहायता से समझाया जा सकता है। पहला है अवास्तविक एवं अव्यवहारिक मान्यताएं। मैंने आपको इसकी कुछ मान्यताओं के बारे में भी बताया था, अजम्पशंस के बारे में बताया था। तो मान्यताएं एक ऐसी कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन में वह सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत हूबहू लागू होता है। अगर वो मान्यताएं नहीं हो, वो उनमें से किसी भी एक चीज़ का अभाव हो, तो वो नियम आपका लागू नहीं होता है। तो इसमें पहली जो आपकी आलोचना है या सीमा है या दोष है या अवगुण है, वो इस प्रकार से अवास्तविक एवं अव्यवहारिक मान्यताएं, अनरियलिस्टिक एंड एम्पेरिकल अजम्पशंस। इम्प्रैक्टिकल या एम्पेरिकल जो अव्यवहारिक है वो मान्यताएं हैं इसकी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अनेक अवास्तविक एवं अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है जिनके परिणाम स्वरूप निकाले गए निष्कर्ष सही नहीं होते हैं तथा उनका महत्वपूर्ण उपयोग नहीं हो सकता है। इन मान्यताओं में पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण गतिशीलता आदि प्रमुख हैं। वास्तविक जीवन में न तो पूर्ण रोजगार है और न ही पूर्ण प्रतियोगिता है और न ही साधनों की गतिशीलता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कुछ मान्यताएं जो इसने लेकर के रखा है वो मान्यताएं
वास्तविक जीवन में नहीं होती हैं, इसलिए यह जो है नियम आपका अवास्तविक बताया गया है। दूसरा है समग्र अर्थव्यवस्था की उपेक्षा, इग्नोरेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की झलक प्रस्तुत करने में असफल रहता है, केवल इसके एक भाग की स्थिति प्रस्तुत करता है। इससे समग्र अर्थव्यवस्था की उपेक्षा होती है। तो समग्र अर्थव्यवस्था यानी कि वृहत लेवल पर, बड़े लेवल पर जो है इन सिद्धांतों को हूबहू लागू कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसका जो अध्ययन का क्षेत्र होता है वह बहुत छोटा होता है, लघु होता है। व्यक्तिगत स्थिति समग्र अर्थव्यवस्था का प्रतीक नहीं है। तो जैसा कि ऊपर आपको बता दिया गया था कि छोटे लेवल पर कोई भी अध्ययन किया जाता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है आपका कि वृहत लेवल को भी वह इंडिकेट करें। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसके अंतर्गत निकाले गए निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था पर सही रूप से लागू हों। अनेक बार व्यक्तिगत हित परस्पर विरोधी होते हैं। उदाहरण, एक विकासशील देश में उपयोग या उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में निवेश करना व्यक्तिगत उद्यमों के हित में होता है, लेकिन सभी उद्यमी ऐसे निवेश करने लग जाएं तो देश के तीव्र औद्योगिक विकास की पूर्ति संभव नहीं हो सकती है। जैसे कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट है, आप उसमें इन्वेस्ट करो, सारे लोग उसी में इन्वेस्ट करने लग जाएं तो जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वह आपका नीचे आ जाता है, और इससे ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो आपका प्रभावित होता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होता है। पिक्चर्स ऑफ होल इकोनॉमी इज नॉट क्लियर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है, अतः विशिष्ट क्षेत्रों का ही पूर्ण ज्ञान हो पाता है, किंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कुछ आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में अनुपयुक्त। बहुत सी ऐसी आर्थिक समस्याएं होती हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंध नहीं रखती हैं। अगर उसको आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसका जो रूप है वह विकृत दिखाई देगा और उन समस्याओं की जड़ तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में उपयोगी नहीं है। आधुनिक समस्याओं के समाधान एवं अध्ययन के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर को आधार मानती है, जिसका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। सरकार का आर्थिक क्रियाओं में गिरता हुआ निरंतर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। रोजगार नीति, प्रशुल्क नीति, आय एवं धन का वितरण, वित्तीय आयात नीति, निर्यात नीति, आयात नीति, औद्योगिकरण, आर्थिक नियोजन और जनसंख्या आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जिनका अध्ययन केवल व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में ही संभव है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, जिनको हम केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका समाधान अच्छे से ढूंढ सकते हैं। और ये समस्याएं जो हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से कोसों दूर रहती हैं। अतः अगर आप इन समस्याओं को व्यष्टि दृष्टिकोण से देखने लग जाएं तो इन समस्याओं का ना तो समाधान होगा और ना ही ये समस्याएं समझ में आएंगी। ढंग से समझ पाना भी संभव नहीं होगा। साइज ऑफ प्रॉब्लम भी आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सॉल्यूशन की तो बात ही बहुत दूर की बात होती है। तो इस तरह से कुछ समस्याएं हैं, इनके लिए आपका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है क्योंकि इसमें अनेक नीतियों एवं मान्यताओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, जैसे मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रसार, बेरोजगारी तथा राजस्व आदि नीति का इसमें उपयोग नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती है क्योंकि इसका जो अध्ययन का क्षेत्र है वह बहुत ही लिमिटेड है और इस लिमिटेशन के कारण
बहुत सी समस्याएं, बहुत सी बातें, बहुत सी नीतियां छोड़ दी जाती है, जैसे मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, या आपका पॉपुलेशन है, साइज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, या अनएम्प्लॉयमेंट, या पब्लिक फाइनेंस। ये जो टॉपिक है वो आपके समष्टि के विषय हैं और इनमें ध्यान नहीं दिया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस के कारण इस अर्थशास्त्र का जो है प्रयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब तक आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को पूर्ण तरह नहीं समझते हैं तब तक आप समष्टि अर्थशास्त्र को भी नहीं समझ सकते हैं, या समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है और व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। समस्याएं बहुत तरह की होती हैं और उन सब को हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इस दृष्टिकोण से व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह एक अच्छी टेक्निक है जिसका प्रयोग किया जाता है। मार्केट रिसर्च में इसका प्रयोग बहुत मात्रा में किया जाता है और ह्यूमन बिहेवियर का जो अध्ययन करना है, जो स्टडी है, किसी विशेष रीजन से रिलेटेड स्टडी है, तो उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही उपयोगी अर्थशास्त्र है और इनसे बहुत सारी समस्याओं को आप जो है सुलझा सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक छोटे छोटे मनकों से एक पूरी माला बनती है, उसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा मनका है और संपूर्ण मन के जब इकट्ठे होते हैं तब आपका एक माला बनती है। उसी प्रकार से संपूर्ण मनकों से जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र की रचना होती है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी कक्षा में हम जो है इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से, इसी चैप्टर के बारे में, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा और विस्तार से और अंदर की ओर जाने का प्रयास करेंगे। इसमें आगामी कक्षा में आपको समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट किया है जो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं पढ़ी हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ी हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, उपयोग, निर्णय में योगदान, इन सब बातों को पढ़ा है और लास्ट में इसकी जो आलोचनाएं हैं, सीमाएं हैं, दोष है, अवगुण है, इनके बारे में अपन ने महत्वशील जानकारी ली है। तो आगामी जो कक्षाएं हैं उनमें भी हम इन्हीं विषयों के साथ आपसे फिर से मुखातिब होंगे। धन्यवाद।